तरतीब पेशकश उबैद ताहिर वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्रोग्राम के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सादिल उद्दीन हाजिर खिदमत हैं हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए खेलों की खबरों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमेशा की तरह हम फीफा 2022 की खबरों के साथ और जैसे जैसे रोज मैं कहता हूं कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है ना तो हर दिन एक नया वलवला एक नया जोश हर इंसान जो यहां सरजमीन कतर में मौजूद है वो अपने अंदर महसूस कर रहा है और साथ ही साथ जब इवेंट्स इधर-उधर होती नजर आती हैं तो बिल्कुल करीब और तेजी से करीब आता हुआ दिखता है ये टूर्नामेंट और अब न सिर्फ ये जो इवेंट्स हैं वो कतर में बल्कि कतर के बाहर कतर के आसपास के मुल्कों में भी होना शुरू हैं और जनाब एक इवेंट ओमान में और ओमान के सूबे ज़फ़ार में और ज़फ़ार के होटल सलाला गार्डन्स में एक नुमाइश लगाई गई है फीफा 22 कतर वर्ल्ड कप के नाम से और इस नुमाइश में अब तक होने वाले तमाम फुटबॉल वर्ल्ड कप्स की पूरी तारीख को उसमें डिस्प्ले किया जा रहा है और फिर जो टीमें इस बार शरीक हैं टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई जिन्होंने किया है और फिर जो लेजेंड्स गुजरे हैं फुटबॉल की दुनिया में उनके बारे में मालूमात हैं और ये स्टेडियम यहाँ पर जो नए नवेले तैयार किए गए हैं आलमी मेयार के उनके बारे में तमाम तर मालूमात उनके मॉडल्स वगैरह वहाँ पे रखे गए हैं नवंबर और दिसंबर में होंगे ये मुकाबले और उससे पहले ऐसा लगता है कि कई मुल्कों में इस तरह की नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा साथ ही साथ इस नुमाइश में कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल के साथ साथ सुल्तान ओमान के नाम से मौसूम फुटबॉल कप की तारीख से जुड़ी अहम तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं सन 1970 से लेके अब तक की और इस मौके पर स्पोर्ट्स मीडिया फोरम का भी एहतमाम किया गया है जिसमें कि नामी गिरामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं और ये जो इवेंट है ये 19 अगस्त तक जारी रहेगी जिसमें कि 100 से ज्यादा मीडिया पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज शरीक हो रही हैं साथ ही साथ कतर की जानिब से और कतर में वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी कि सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी के सफीर सुफरा एम्बेसडर्स और साबिक कतरी इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स अहमद खलील और मुबारक मुस्तफा भी शामिल हैं और आसपास के मुल्कों का जिक्र कर ही रहा हूं तो सऊदी अरब में खेल के जो वजीर हैं उनका नाम है शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल और उन्होंने की है एक ट्वीट जिसमें कि ये कहा है कि कतर वर्ल्ड कप 2022 ये अरबों का वर्ल्ड कप है जी हां और कतर शुरू से यही कहता आ रहा है कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे अरब खित्ते का और पूरे इस खित्ते का वर्ल्ड कप है और साथ में उन्होंने ये भी लिखा बल्कि इस उम्मीद का इजहार किया कि ये वर्ल्ड कप एक गैर मामूली एडिशन साबित होगा और हम सब के लिए 22 से फख्र होगा यहां आपको ये भी याद दिला दूं कि सऊदी अरब की टीम ने छठी मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है और फिलहाल इस साल होने वाले वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में है जिसमें सऊदी अरब के अलावा अर्जेंटीना मैक्सिको और पोलैंड की टीमें हैं लुसेल फुटबॉल स्टेडियम वो स्टेडियम है कि जहां होगा फाइनल 2022 के वर्ल्ड कप का ये सब आप जानते हैं 18 दिसंबर को होगा ये मुकाबला कतर के कौमी दिन के मौके पर और 9 सितंबर यानी कि अगले महीने की 9 तारीख को बाकायदा इस स्टेडियम का इफ्तिताह होने वाला है और इफ्तिताह होगा एक कप से और इस कप का नाम है लुसेल सुपर कप जिसमें के दो मुल्कों के चैंपियंस आपस में टकराएंगे एक होगा मिस्र का चैंपियन अल ज़मालिक और दूसरा होगा सऊदी अरब का चैंपियन अल हिलाल दोनों टीमों के दरमियान रात को 9 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसको तैयार किया गया है फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए अब काम की बात ये है कि अगर आप इस इफ्तिताही तकरीब में शामिल होना चाहते हैं और इस खूबसूरत लम्हे का हिस्सा बनना चाहते हैं जब सबसे बड़े कतर में सबसे बड़े स्टेडियम का इफ्तिताह किया जा रहा है तो भूलिएगा मत चूकिएगा मत कल है जुमेरात 18 अगस्त और कल इस मैच के टिकट्स फीफा की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे 80,000 शायकीन इस फुटबॉल स्टेडियम में बैठ सकते हैं और उन 80,000 में एक आप भी हो तो क्या बात है
तो जनाब जो टिकट्स इस मैच के लिए जारी की जाएंगी कल, वो 4 कैटेगरी में है, जिनमें सबसे कम 40 रियाल का टिकट है, उसके बाद 80 रियाल का टिकट है, फिर 150 रियाल, और सबसे जो ज्यादा कीमत वाला या कैटेगरी ए कैटेगरी का जो टिकट है वो है 200 रियाल का। तो अगर आप मैच देखना चाहते हैं और मैच से ज्यादा ये है कि इफ्तिताही तकरीब में शरीक होना चाहते हैं इस फुटबॉल के इस स्टेडियम में, तो फिर चूकेगा मत। जैसे ही फीफा टिकट बेचना शुरू करे तो फटाफट ले लीजिएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि टिकट जब आप ले लेंगे ना तो उसके बाद हैया कार्ड भी लेना होगा, बनाना होगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाइंग राउंड्स तो खत्म हो चुके हैं, सारी टीमें आ चुकी हैं, पूरी की पूरी 32 टीमें हो चुकी हैं। लेकिन एक खबर ऐसी है कि जिसका ताल्लुक क्वालिफाइंग राउंड से, एक मुकाबला ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान जनूबी अमेरिका में खेले जाने वाले क्वालिफाइंग मैचों का एक हिस्सा था। और हुआ यूं था कि ये मुकाबला जो कि गुज़िश्ता सितंबर में साओ पाउलो में खेला जा रहा था, और जैसे ही शुरू हुआ चंद मिनट के बाद वहां पर ब्राजील की हेल्थ अथॉरिटीज आ गई फील्ड में और मैच को रुकवा दिया, और ये कहा कि अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ियों ने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। अब मैच रुकवा दिया गया। उसके बाद फीफा ने ये फैसला किया था गुज़िश्ता फरवरी में कि भैया ये मैच आपको दोबारा खेलना पड़ेगा। अब दोनों टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो भाई इस मैच को क्यों खेलें, दोनों के लिए वो यूजलेस मैच है। लिहाजा ये मामला गया अदालत में, और वहां पर फीफा और दोनों मुल्कों ने, तीनों ने मिल करके ये एक नतीजे पर ये पहुंच गए और फैसला हुआ कि ये मैच अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन 1.5 लाख स्विस फ्रैंक अदा करने होंगे बतौर जुर्माना के, जिसको कि ब्राजील और अर्जेंटीना की टीमों ने कबूल कर लिया। और दोनों इसलिए नहीं खेलना चाह रहे थे कि भाई हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें कि ये एक यूजलेस मैच खेलें, है ना। तो अब ड्रॉ के हिसाब से ब्राजील जिस ग्रुप में है उसमें सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून की टीमें हैं, और अर्जेंटीन जिस ग्रुप में है, ग्रुप सी में, उसमें सऊदी अरब, पोलैंड और मैक्सिको की टीमें हैं। भारत में फुटबॉल का गेम कोई बहुत ज्यादा मकबूल नहीं है, वहां पे ज्यादातर क्रिकेट ही को बड़े सगीर में पसंद किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन अब फीफा ने यूं किया है कि भारत की फुटबॉल एसोसिएशन की रुकनीयत को, मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। और अब इस सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि भारत अब लड़कियों के वर्ल्ड कप, यानी कि खवातीन अंडर 17 लड़कियों का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है, उसकी मेजबानी भारत को करनी थी, और ये 2020 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से इसको आगे कर दिया गया था, और 11 से 30 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट भारत में इस साल होना था। लेकिन अब जब फीफा ने भारत की फुटबॉल एसोसिएशन की मेंबरशिप को ही सस्पेंड कर दिया है, तो फिर जाहिर है कि खतरे में आ गया है ये टूर्नामेंट भी। और सस्पेंड करने की वजह यह है कि फीफा का कहना यह है कि भारत में फुटबॉल एसोसिएशन में तीसरी ताकत बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, मुदाखलत करती है, इशारा सियासी ताकतों की तरफ है। और फीफा का ये कहना है कि उसके बुनियादी उसूलों और बुनियादी मंशूर के खिलाफ है ये चीज कि खेल के मामलात में, फुटबॉल के मामलात में सियासी लोग दखलंदाजी करें। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल का जिक्र जारी रखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, और वो यहाँ आएंगे अपनी टीम के साथ, पुर्तगाल के साथ, और आप उनको खेलता हुआ देख सकेंगे यहाँ करीब। हालांकि 37 साल के हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है। फिलहाल यूं वो खबरों में है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहे थे, और अब इस तरह की अफवाहें हैं कि शायद वो छोड़ करके स्पेन के किसी क्लब को ज्वाइन कर लें। हालांकि अभी उनका 1 साल बाकी है उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन देखते हैं कि आइंदा दिनों में क्या होता है। कतर में फुटबॉल के मुकाबले जारी हैं, और ये मुकाबले हैं कतर स्टार्स लीग के, और इस लीग में तीसरे हफ्ते के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। और तीसरे हफ्ते के मुकाबलों में कल अल अरबी ने शिकस्त दी है अल मरखिया की टीम को 2-0 से, जबकि अद्दुहैल ने अल रैयान की टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया है। आज होने वाले मुकाबलों में, तीसरे राउंड के मुकाबलों में, मेरे स्टूडियो में दाखिल होने तक
اسد اور الاہلی کی ٹیمیں برابر تھیں 2-2 گول سے, اور ابھی چونکہ میچ کے کچھ لمحے باقی تھے, ممکن ہے رزلٹ چینج ہو گیا ہو, ممکن ہے یہی رہا ہو, لیکن بہرحال اب سے 15 منٹ پہلے تک یہی نتیجہ تھا. الشمال اور الغرافہ کے درمیان مقابلہ جسٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے, لہذا اس پہ کچھ بات کی نہیں جا سکتی. وہیں یوفا چیمپئنز لیگ کے مقابلوں میں پلے آف راؤنڈ کے میچز میں کل ڈنمارک کے کوپنہیگن نے اپنا میچ جیتا ترکی کے ترابزون اسپور کے خلاف. کروشیا کے زیگرب ڈینامو زیگرب کو شکست ہوئی ہے ناروے کے گریمٹ کے ہاتھوں, اور نیدرلینڈز کے اینڈوین اور اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو رینجرز کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا. آتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں. ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے, اور آج لارڈز کے میدان پر شروع ہونے والے اس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پورے طور پر ساؤتھ افریقن بالرز حاوی رہے. ٹاس جیت کر ساؤتھ افریقہ نے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا, جو کہ درست ثابت ہوا, اور صرف بارش کی وجہ سے صرف 32 اوور کا ہی کھیل ہو سکا, اور یہ انگلینڈ کے حق میں بہتر ہے کہ اتنا ہی کھیل ہوا, ورنہ ان کی پوری ٹیم شاید سمٹ جاتی, کیونکہ 32 اوور کے کھیل میں ہی ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور صرف 116 رن ہی ٹیم بنا سکی. صرف ایک کھلاڑی پاپ کھیل سکے ذرا سا ٹک کر کے, اور وہ 61 رن بنا کر کے اب بھی ناٹ آؤٹ ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ٹک کر نہ کھیل سکا. ساؤتھ افریقہ کی جانب سے نورخے نے 3 وکٹ حاصل کیے اور ربادہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جبکہ جینسن کے نام 1 وکٹ آیا. اور بلے بازوں کا حال یہ کہ پاپ کے علاوہ صرف کپتان بین اسٹوکس ڈبل فگر میں داخل ہو سکے, یعنی کہ 20 رن بنا سکے. باقی جتنے ان کے پلیئر ہیں کوئی بھی 10 تک بھی نہ پہنچ سکا. ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج سے شروع ہو رہی ہے اوڈی آئی سیریز, اور پہلا اوڈی آئی اب سے کچھ دیر کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شروع ہونے والا ہے. برج ٹاؤن میں ہوگا یہ مقابلہ. دوسرا میچ جمعہ 19 اگست کو کھیلا جائے گا, اور تیسرا اتوار 21 اگست کو کھیلا جائے گا. بھارت کی ٹیم ہے زمبابوے میں, جہاں کل سے سیریز کا آغاز ہو رہا ہے. اوڈی آئی سیریز کا پہلا مقابلہ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا. بھارتی ٹیم کی کپتانی کے ایل راہل کر رہے ہیں, جبکہ کوچنگ کے فرائض وی وی ایس لکشمن انجام دے رہے ہیں. واشنگٹن سندر زخمی ہو گئے اور ان کو رول آؤٹ کر دیا گیا ہے, اور پہلی بار شہباز احمد کو شامل کیا گیا ہے, اسکواڈ میں بلایا گیا ہے. شہباز احمد ایک اچھے اسٹرانگ لوور مڈل آرڈر بیٹر ہیں, لیفٹ آرم اسپنر ہیں, اور بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں. اور جناب فی الحال انہوں نے آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے بہت اچھی پرفارمنس انہوں نے دی تھی. فرسٹ کلاس میں شہباز کی بیٹنگ ایوریج 41.64 ہے, لیکن ان کی بالنگ ایوریج ہے 19.47 18 گیمز کھیلنے کے بعد. تو ایک اچھے پلیئر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پلینگ 11 میں جگہ ملے گی یا نہیں. پاکستان اور نیدرلینڈز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ کل ختم ہوا. فخر زمان نے میچ جیتا. جیت تو گیا پاکستان 16 رن سے, لیکن نیدرلینڈ سے اگر پاکستانی ٹیم کا موازنہ کیا جائے, ان کو کمپیئر کیا جائے, تو کوئی برابری نہیں بنتی ہے. اور ایسے میں اگر نیدرلینڈ کی ٹیم سے صرف 16 رن سے پاکستان جیتا ہے تو پھر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو پھر سے ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے. فخر زمان نے 109 بالوں پر 109 رن بنا لیے تھے, اور ان کے کپتان یعنی کہ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے 74 رن بنائے تھے. اور آخر میں شاداب خان نے جو 28 بالوں پہ ناٹ آؤٹ 48 رنز کی پاری کھیلی, وہی ایک فرق ثابت ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ آغا سلمان نے 16 بال میں آخر میں 27 رنز بنائے. تو ان 2 کھلاڑیوں کا یہ جو اسکور تھا, اس کی وجہ سے ہی پاکستان یہ میچ بچانے میں کامیاب ہوا ہے, ورنہ مشکل ہو رہی تھی. نیدرلینڈز کی ٹیم نے زبردست مقابلہ کیا. 298 رنز انہوں نے 50 اووروں میں بنا ڈالے, یعنی کہ صرف 15 رن دور تھا وہ. تو سوچنا چاہیے پاکستان ٹیم کو کہ اگلے میچز میں, جو کہ 2 میچ اور باقی ہیں, ان میں وہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اترے اور اپنے حریف کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے. اور آخر میں غوطہ خور, جو لوگ سمندر کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈائیورز جو ہوتے ہیں,
ان کے لیے خبر ہے جو لوگ سوئمنگ کرنے جاتے ہیں کہ بھیا اب یہ ریکارڈ ہو چکا ہے ایک فرانسیسی غوطہ خور کے نام، جن کا نام ہے آرنولڈ جیرالڈ. 120 میٹر گہرا غوطہ انہوں نے لگایا ہے اور اب یہ ریکارڈ ان کے نام ہو چکا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ تھوڑا ہی نیچے جائیں اور جلدی واپس آ جائیں، کیونکہ ریکارڈ اب 120 میٹر کی گہرائی کے ساتھ ہو چکا ہے فرانس کے فری ڈائیور آرنولڈ جیرالڈ کے نام. اسی کے ساتھ پروگرام اسپورٹس راؤنڈ اپ سے عبید طاہر اور تکنیکی معاون سعد الحسین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور ایکسرسائز کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ فٹ رہیں گے تو ہی ہٹ رہیں گے. اللہ